हे फैमिली, हाउस लाइफ, इज इट इजी? इफ नॉट, लेट्स मेक इट इजी। तो आज का टॉपिक यार बहुत अलग है, बहुत कमाल है, बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत मोटिवेटिंग है। अब इस सब चीज़ के लिए मैं सुबह जल्दी उठा हूँ। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। आई एम रेडी टू गो फॉर अ पॉडकास्ट। और हम एक ऐसी पर्सनैलिटी का पॉडकास्ट करने वाले हैं जो हमारी ज़िंदगी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो क्या है, क्यों है, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। बस उनसे मिलके मैं आपको कनेक्ट करता हूँ। तो सुबह के 6:30 बज चुके हैं और आज हमारे साथ है सोहित मिश्रा, एनडीटीवी के जर्नलिस्ट, जो आजकल एनडीटीवी के लिए काम कर रहे हैं और बहुत कमाल कर रहे हैं। तो सोहित मिश्रा, मुझे बताइए कि अब क्या स्केड्यूल है और हम कहाँ जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग ईश्वर और ईश्वर के पॉडकास्ट में आने वाले सभी लोग। बेसिकली इतने सुबह हमारी शेड्यूल नहीं होती है, लेकिन आज कई सारी चीज़ें हो रही हैं, इसलिए आज का शेड्यूल शायद थोड़ा सा लंबा हो जाए। आज 1 सितंबर है, तो आज से अगर आप न्यूज़ देखते होंगे आपको पता होगा कि जेई और नीट के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी परीक्षाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए थे। उनका कहना था कि कोविड है, कोरोना है, तो उसमें किस तरह से करेंगे, ये सारी चीज़ें, कई सारी चीज़ें हुई थी। लेकिन इस बीच आज से जो है उनकी परीक्षा शुरू हो गई है। तो सुबह 7 बजे ही उनको जाना पड़ेगा। बच्चों की परीक्षा अगर 9 बजे है तो 2 घंटे पहले उनको बुलाया गया है। वहाँ पे उनका बॉडी टेम्परेचर टेस्ट किया जाएगा, उनको ग्लव्स पहनना है, उनको फेस शील्ड पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। ये सब करते हुए वो किस तरह से परीक्षाएं देंगे, ये देखना अहम होगा, क्योंकि एनडीटीवी पे हम ये सारी चीज़ों पर भी लगातार कवरेज कर रहे हैं। तो आज सुबह 7 बजे जब बुलेटिन की शुरुआत होती है, या जो पहला बुलेटिन शुरू होता है न्यूज़ चैनल में किसी भी, तो उसकी शुरुआत हम लोग इसी खबर से कर रहे हैं। शायद दूसरे चैनल आपको वहाँ पर नहीं दिखेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर इसको थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि प्रायोरिटी या प्राथमिकता जिसे कहते हैं वो दिया जा रहा है, तो वो हम कवर करेंगे। उसमें कई सारी परेशानियां आपको, आपके दर्शकों को भी समझाना चाहूँगा कि जैसे सुबह के समय आपको ओला उबर मिलने में मुश्किल होती है, गाड़ी मिलने में मुश्किल होती है। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे के पास पैसा हो कि वो ओला और उबर बुक कर सके। हालांकि कल देर रात को ये कहा गया कि जो जेई और नीट के बच्चे हैं वो रेलवे से सफ़र कर सकते हैं, लेकिन अगर यही बात थी तो उसे कल सुबह ये संदेश अगर दिया जाता तो शायद ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाता भी। आधे लोगों को पता भी नहीं वो सच है या झूठ, क्योंकि जिस तरह से फेक न्यूज़ का पूरा माहौल चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, सुबह हम इसकी कवरेज करेंगे। और जैसे कि मैंने कहा आज 1 सितंबर है, तो 1 सितंबर है तो और भी कई सारी चीज़ें हैं। आज गणेश विसर्जन है। आमतौर पर हर साल गणेश विसर्जन में बड़ी कवरेज होती थी हर चैनल की ओर से, लेकिन इस साल पैंडेमिक की वजह से उसकी इतनी कवरेज नहीं होगी, लेकिन हम उस पर भी ध्यान देंगे और वो भी देखने की कोशिश करेंगे कि उसके लिए क्या क्या अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है। इसके अलावा एनडीटीवी इंडिया ने एक स्टोरी की थी। आर्य में कई सारे आदिवासी बच्चे रहते हैं जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, और इसलिए वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, उनके पास स्मार्टफोन नहीं है। अब प्रशासन या जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा कि आप ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए, लेकिन उन्होंने उन लोग बच्चों के बारे में नहीं सोचा कि जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या जो गरीब हैं, और वो क्या करेंगे। तो हमने एक स्टोरी की थी कि किस तरह से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अब पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो पढ़ाई उन्होंने छोड़ दी है, गरीब हैं, कोई खेल रहा है, कोई माँ बाप के साथ बैठा है घर पर। तो इसके बाद जब हमने इसे सोशल मीडिया पर डाला तो इसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। कई लोगों ने कई फ़ोन दिए। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेरे बैग में एक फ़ोन मौजूद है। उसके अलावा वहाँ पर उस जगह पर अब तक 4 फ़ोन पहुँच चुके हैं। जो अभिनेता हैं, एक्टर सोनू सूद, वो आज 27 फ़ोन देने वाले हैं। तो हमने शुरुआत एक गांव से की थी, ऐसे 27 आदिवासी गांव हैं। आज जब हम जाएंगे वहाँ पर तो करीबन 4 आदिवासी गांव के बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन होंगे, उसकी भी कवरेज करेंगे। और भी मोबाइल फ़ोन आने वाले दिनों में आने वाले हैं। तो अब तक तो ये शेड्यूल है, और ये सब जो है ये प्लान शेड्यूल है। तो आपको समझना होगा कि अगर उसके बीच में कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ हो जाती है, कहीं कुछ पैंडेमिक के खबरें आ गई, या कहीं पर कोई एक्सीडेंट बड़ा हो गया, कोई हादसा हो गया, या कोई पॉलिटिकल न्यूज़ हो गई, तो वो एक एडिशनल कवरेज आपको करना पड़ता है, और उसके लिए भी आपको लगातार अपने सोर्सेस के टच में रहना पड़ता है। तो ये मैं आपको बता सकता हूँ कि आज का शेड्यूल है। सो ये काफ़ी हेवी स्केड्यूल लग रहा है। अ डे विद अ जर्नलिस्ट इज़ नॉट इजी, आई अंडरस्टैंड। बट मुझे ये जानना है कि क्या हम किसी फिल्म एक्ट्रेस के घर के नीचे वेट नहीं करने वाले। लकीली नो, लकीली इसलिए क्योंकि मैं नहीं मानता कि वो जर्नलिज्म है, क्योंकि इस तरह के इन्वेस्टिगेशन अब बहुत समय तक चलने वाला है। आप हर रोज़ अगर वहीं पे रुकेंगे तो आपका एक रिसोर्स आप जो है उसका सही तरह से यूज़ नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा शुरुआत में कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा मीडिया नहीं आएंगे, और मैं इतना कॉन्फिडेंस इसलिए कह रहा हूँ कि उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता कि जेई और नीट के जो लाखों बच्चे हैं वो परीक्षा किस तरह से देंगे, वो पढ़ाई किस तरह से करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है उस पर टीआरपी नहीं मिलेगा।
लेकिन हर चीज़ टीआरपी के बेसिस पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, कोई एंटरटेनमेंट शो नहीं कि आप केवल टीआरपी के बेसिस पर चीज़ें करेंगे। इसलिए लकीली हम किसी एक्टर या एक्ट्रेस के घर के नीचे नहीं रुकेंगे, और हम पहले स्टूडेंट्स के पास जाएंगे, उसके बाद जो ट्राइबल बच्चे हैं मुंबई के बीचों बीच मौजूद है, आरे में रहते हैं, उनके पास जाएंगे। और जैसे कि मैंने कहा, गणेश विसर्जन है, तो आपको वो भी चीज़ देखना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का एक अपना महत्व होता है। हम ये सारी चीज़ें कवर करें। तो हम अभी पवई के लिए ऑन द वे है। बस अपने लिसनर से बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई सनसनीखेज पॉडकास्ट नहीं होने वाला है। ये एक हल्का फुल्का पॉडकास्ट होगा जिसमें हल्की फुल्की बातें होंगी, कुछ महत्वपूर्ण होगी। और हल्की फुल्की से मेरा मतलब है कि मैं ये भी पूछूंगा, सोहित आप आम कैसे खाते हो? आम वाला सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हमने देखा है ऐसे ऐसे लोगों को पूछा जाता है जो बाकी जगह पे नहीं होता है। तो आम वाला सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये प्रधानमंत्री को पूछा जा रहा है तो ज़रूर आम आदमी इससे जुड़ता होगा, या ये लोगों की जेब पर इसका असर पड़ता होगा, इसलिए पूछा जाता होगा। बहरहाल हम आम जो है वो बांट कर खाते हैं, सबके साथ मिलजुल कर खाते हैं। और उसी तरह से शायद आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान खाता है, क्योंकि आम इतना सस्ता नहीं आता, और एक आम आदमी आम से ज़रूर उससे जोड़ा जाता है। लेकिन आम जितना महंगा होता है, उतनी कीमत जितनी आम की है उतनी आम आदमी की नहीं होती इस देश में, तो बांट कर ही खाना पड़ेगा। आपके बातों से मुझे आपका मोदी प्रेम बहुत समझ में आ रहा है। तो हम एंड ऑफ द डे इसके बारे में भी बात करेंगे। तो जैसे कि सोहित आपने बताया कि हम अभी पवई जा रहे हैं, आईआईटी पवई, जहाँ पे जेई एनईटी का सेंटर है, एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम होने वाला है। तो उनसे आप क्या सवाल पूछोगे? जैसे वो बहुत ही प्रेशर में रहेंगे, तो आपके सवालों का जवाब मिलेगा आपको? क्या है स्केड्यूल, बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्योंकि बच्चे हैं और ये पढ़ाई कर रहे हैं और अब एग्जाम देना है अगले 1 डेढ़ घंटे में, तो मैं बच्चों से बात नहीं करूंगा। दूर से खड़े होकर दिखाने की कोशिश करूंगा कि हालात किस तरह से हैं, क्योंकि उन पर एक अलग पहले से मेंटल प्रेशर रहता है। और जेई और नीट के जो एग्जामिनेशन होते हैं ये आसान नहीं होते हैं। आप इसके लिए आईआईटी जो करना चाहता है या जो मेडिकल में जाना चाहता है, उसके लिए ये एग्जाम होते हैं, ये एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि इन बच्चों से जाकर आप खुद बात करें कि कैसा लग रहा है, आपको नहीं देना था या देना था, क्योंकि उनका एक अलग प्रेशर होता है। बिल्कुल, अगर उनके पेरेंट्स बात करना चाहे या कोई बच्चा फ्रस्ट्रेट होकर या वो लोग खुद आए बात करने, तो बात अलग हो जाती है। लेकिन हम सामने से जाकर उनको प्रेशराइज नहीं करेंगे, या उनके मुंह पर वो बूम जो होता है, माइक होता है, वो हम ऐसे नहीं ठूसेंगे कि आप बताइए बताइए बताइए, क्योंकि ये अप्रोच हमारा रहा भी नहीं है और इस तरह से रिपोर्टिंग होती भी नहीं है। तो इसी तरह से हम करने वाले हैं आज, और देखते हैं कि आगे किस तरह से हालात होता है। हम उम्मीद करते हैं कि हालात सुधरे रहें, अच्छे रहें, ताकि इस तरह की परेशानी का सामना किसी को ना करना पड़े। सोहित, इस बात पे मुझे लग रहा है कि आई थिंक यू गॉट अ वेरी ग्रेट बॉसेस, बिकॉज अगर मुझे कोई 6:30 बजे यहाँ पे भेजे तो शायद मुझे तो इंटरव्यू लेना ही होगा। लेकिन आपका अप्रोच अलग है, जो कि बहुत सही लग रहा है। दिन की पहली स्टोरी कवर करने के बाद हम एग्जामिनेशन सेंटर के बाजू में जो चाय की दुकान है वहाँ पे चाय पी रहे हैं। तो सोहित, मुझे चाय से याद आ रहा है कि चाय से हमारे देश का बहुत ही गहरा नाता है। मैं इन जनरल भी बात कर रहा हूँ और पॉलिटिकल वे में भी बात कर रहा हूँ। तो आपका चाय से कुछ नाता है? प्लीज़ आप इस पे बताइए। और आपके बताने से पहले मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि ये एक बड़ा खुलासा हो सकता है। आपको ये चीज़ें नहीं पता होगी जो अभी सोहित बताने वाले हैं। पहले देश की बात आपने की थी, तो अभी चाय वाले जो हैं वो देश में बहुत फेमस हैं। वो उस पोजीशन पर जाके बैठे हैं जहाँ पर नहीं पहुँच पाए थे लोग, और वो अच्छी बात भी है कि अगर एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो कोई भी बन सकता है, अगर कोशिश करें और सही रास्ता अपनाएं, या जो भी रास्ता अपनाएं। राजनीति में क्या सही और क्या गलत। बहरहाल जी, हमारा भी चाय से काफ़ी पुराना रिश्ता रहा है। दरअसल हम मुंबई से सटे थाने में रहते हैं, और जिस इलाके में हम रहते हैं वो एक समय में इंडस्ट्रियल इलाका था, सबसे बड़ा एशिया का। तो मेरे दादाजी तब आए थे यूपी से यहाँ पर, और उन्होंने एक चाय की बिजनेस शुरू की थी। तब शुरुआत की गई थी। यहाँ पर बहुत सारे कंपनीज थे जहाँ पर चाय हम दिया करते थे। कंपनीज में चाय जाती थी, कॉन्ट्रैक्ट होता था उनके साथ, महीने महीने के पैसे मिलते थे। फिर धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी, है ना। जैसे उसके बाद आईआईटी ये आ गया, आईआईटीज आ गए, या फिर आप देखेंगे अभी आईटी कंपनीज बहुत जगह पर आपको नजर आएंगे, तो उनके लोग आने लगे। तो बचपन से ही चाय बनाना, चाय बांटना, बर्तन धोना, ग्लास उठाना, टेबल साफ करना, ये सारी चीज़ें की, क्योंकि इतने पैसे नहीं थे कि एक से ज़्यादा आदमी को दुकान पर रख सकें। तो सुबह दूध उठना, सुबह उठकर दूध भी देने का काम किया है। 6-6 बजे सुबह दूध देकर 7 बजे स्कूल जाना, फिर आना, या फिर अगर दोपहर का
थोड़ा चाय भी बनाना, तो मैं चाय बना भी लेता था, देते तो थे ही हम लोग। तो ये सारी चीज़ें की हैं, और ये केवल हमारी बात नहीं है, इस तरह के आपने देखा होगा कि आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान में इसी तरह से लोगों ने काम किया है, गुजारा किया है, और सेटल होने के लिए ये सब चीज़ें करनी पड़ी हैं। लेकिन कभी-कभी सोचता हूँ तो काफ़ी आश्चर्य होता है कि मेरे डैड जो हैं वो ₹5 ₹6 या ₹2 में से तो शुरू किया था जब मैंने देखा था। ₹2 में चाय शुरू किए थे, ₹6-8 में चाय बिकती है अभी। वो करके उन्होंने 3 बच्चों को पढ़ाया, एक यूएस चला गया है मेरा भाई, और हम 2 हैं, यानी तीनों को उन्होंने पढ़ा कर सेटल किया। आज के ज़माने में हम सैलरीड हैं, उसके बाद भी हमें लगता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हमारे पास पैसे नहीं है। तो लोगों ने अगर इस जगह से आकर किया, केवल मेरे पिताजी नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो मेरे हिसाब से और भी लोग कर सकते हैं, और इस चाय की दुकान का काफ़ी फ़ायदा भी हुआ। अब देखिए, जो भी मैं जिस व्यवसाय से जुड़ा हूँ, बोलने वाले व्यवसाय से, तो वहाँ पर अलग-अलग तरह के लोग होते हैं, है ना? तो इसी तरह से एक चाय की दुकान पर भी अलग-अलग तरह के लोग आते हैं। कोई काफ़ी अच्छे होते हैं, कोई काफ़ी बुरा आपसे बर्ताव करता है, कोई चतुर होता है, कोई आपको बेवकूफ़ बना देता है। तो आप किससे किस तरह से बात करते हो, किस तरह से आपको बात करना है, ये आप सीखते हो। और ये सारी चीज़ें अब मुझे काम आती है जब मैं फ़ोन करता हूँ या किसी से कोई खबर निकालना होता है। तो किससे किस तरह से बात करना है, इसका कहीं न कहीं एक्सपीरियंस जो बचपन में मिला है, उसका कहीं न कहीं फ़ायदा हुआ। तो जो चाय की दुकान है वो मैं कह सकता हूँ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़, कि स्कूल में जब जाते तब लगता था कि मैं जिनके घर पे मेरे साथ जो पढ़ रहे हैं उनके घर पे ही मैं सुबह दूध देने जाता हूँ। एक बुरा भी लगता था, और वो लगता था कि मैं बराबर में हूँ उनके या उनसे पीछे हूँ, क्योंकि वो सोकर उठ रहे हैं और सीधा नहा धोकर स्कूल जा रहे हैं, मैं सुबह उठ रहा हूँ, दूध लाओ, दूध बाँटो और ये सब करो। लेकिन अब जाकर लगता है कि स्ट्रगल था, लेकिन उसका काफ़ी फ़ायदा हुआ, और वो फ़ायदा का कहीं न कहीं फल जो है वो अब मिलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस अब काफ़ी काम आता है। बिल्कुल सही। तो आपके एक्सपीरियंस से ही शायद आपको ये काम आ रहा है कि आप लोगों की तकलीफ़ें समझ पा रहे हो, लोगों की तकलीफ़ों को एहसास कर पा रहे हो। और जी बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी बहुत मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए, बेशक। तो अभी हम चाय ख़त्म कर चुके हैं यहाँ से। अब हम हमारे जो रेंटल हमने ओला ली है, उससे हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाएँगे। अगला डेस्टिनेशन क्या है सोई, इस पे ज़रा। अब हम जा रहे हैं आरे। दरअसल शुक्रवार को हमने आरे में एक कहानी की थी। आरे में 27 आदिवासी पाड़ा, यानी 27 आदिवासी गांव हैं, और वहाँ पर मुंबई के बीचों बीच आप समझिए हालात इतने ख़राब हैं कि बहुत सारे ऐसे आदिवासी बच्चे हैं जिनके पास फ़ोन नहीं है। प्रशासन ने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी थी, लेकिन फ़ोन उनके पास नहीं है, तो कई सारे बच्चों की पढ़ाई छूट गई थी। ये खबर हमने की, ये खबर खूब वायरल हुई। बहुत सारे एनडीटीवी के दर्शक और जो अभिनेता हैं, सोनू सूद एक्टर, उन्होंने भी हेल्प की है, और हम एक गांव से शुरू की थी हमने ये खबर करना। अब तक 5 गांव हम कवर कर लेंगे आज के दिन, और आने वाले 2-3 दिनों में और भी 2-3 गांवों को कवर करने की कोशिश लगातार की जा रही है। मेरे बैग में भी एक मोबाइल फ़ोन है जो आज वहाँ पर मैं देने वाला हूँ। उसके अलावा सोनू सूद के कुछ लोग आएंगे। तो जिस तरह से हमारी खबर का इम्पैक्ट हुआ, हम वो वाली स्टोरी करेंगे। देखते हैं कैसा होता है, क्योंकि जो सुबह मेरी बात हुई थी उसमें ये पता चला कि बच्चे काफ़ी खुश हैं कि उन्हें मोबाइल फ़ोन मिलने वाला है। तो सोहित, आज के दिन का मेरा एक अच्छा न्यूज़ मिला कि आप मोबाइल दे रहे हो लोगों को, मतलब आपके ओर से मोबाइल आ रहा है। और कल तो मुझे जब आपने परमिशन दी थी तभी मुझे एक अच्छी न्यूज़ मिल गई थी। ठीक है, हम इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे जब हम आरे पहुँचेंगे। अभी के लिए तो इतना ही। मोदी जी के बारे में बात की, तो मुझे ये पूछना है कि आपको मोदी जी से प्रॉब्लम क्या है? मतलब क्या एग्ज़ैक्टली है क्या सिचुएशन आपके दिमाग में? नहीं, नहीं, प्रॉब्लम की बात नहीं आती है। मैं कोई शादी में नहीं हूँ कि शादी में जाना है तो फूफा बनकर मुँह फुलाए बैठना ही है और नाराज़ ही रहना है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मोदी जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर मैं मीडिया में हूँ और वो सत्ता में है, तो मीडिया का काम ही यही होता है कि सत्ता से सवाल करना। तो अब वो प्रधानमंत्री हैं, तो सवाल उनसे ही पूछा जाएगा ना। आप सरकार हैं, लोगों ने आपको चुना है, और कहीं न कहीं मैं ये मानता हूँ, हालाँकि जिस तरह के हालात हैं मीडिया के, लेकिन उसके बावजूद मैं मानता हूँ कि मीडिया का काम होता है जनता का एडवोकेट बनना। मैं जनता को रिप्रेजेंट करता हूँ, या जनता की तरफ से मैं सवाल पूछता हूँ। ये काम होता है मीडिया का, और इसलिए जो सवाल है वो उन्हीं से पूछा जाएगा ना जो सत्ता में है। तो प्रधानमंत्री हैं तो उनसे पूछ रहे हैं। अब आपको मैं महाराष्ट्र की बात बताता हूँ। महाराष्ट्र में जब बीजेपी की सरकार थी, तब जो बाकी जो विपक्ष में पार्टियां थी, वो काफी खुश रहती थी मेरी रिपोर्टिंग से। अब सरकार बदल गई है, अब बीजेपी विपक्ष में है, आप मानेंगे नहीं। जो लोग मेरे को इंटरव्यू नहीं दे रहे थे पिछले 1-2 सालों में, वो अब फ़ोन करके तारीफ़ कर रहे हैं कि आपकी ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी, आपने सरकार से ये सवाल पूछा,
आज भी जो हम जा रहे हैं आ रही, ये जो सवाल है ये तो हमने सरकार से पूछ रहे हैं ना। महाराष्ट्र में तो बीजेपी की सरकार है नहीं, मोदी जी तो है नहीं। सवाल तो हम सरकार से पूछ रहे हैं कि भाई बच्चों के पास फोन क्यों नहीं है, इंटरनेट वहां पर क्यों नहीं है, एक बहुत बड़ा तबका जो है वो पढ़ाई क्यों नहीं कर पा रहे। तो मोदी जी से व्यक्तिगत ऐसा थोड़ी है कि मैं मिला हूँ या मोदी जी ने मेरे से पैसे लिए थे और नहीं चुकाए। जी 15 लाख देने का बात जरूर किया था जो उन्होंने नहीं किया, उसकी नाराजगी रहेगी, मुझे ही नहीं सब लोगों को। लेकिन उसके अलावा ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी सरकार में रहेंगे, सत्ता में रहेंगे, उनसे सवाल पूछना मेरा काम है। आज मोदी जी होंगे, कल कोई और होगा। हम तो यहाँ पे जब तक मीडिया में हैं और उम्मीद करते हैं कि मीडिया में रहेंगे, जब तक रहेंगे सवाल पूछेंगे उनसे जो सत्ता में है, चाहे वो कोई भी हो। बेशक सोहित मिश्रा, जो आप मोदी जी से ज़्यादा ही कुछ सवाल पूछ रहे हो, लेकिन मुझे ये भी जानना है कि मोदी जी ने ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने कुछ काम नहीं किया हो, जो आपके चैनल तो दिखा नहीं रहे, लेकिन जो दूसरे चैनल दिखा रहे हैं कि राम मंदिर का इतना पुराना इशू, जो जिसकी वजह से हमारे दोनों कौम के, दोनों कम्युनिटी के भाइयों लोग का खून बहा है, जो अब डिसीजन आ चुका है, अब इसके बाद शायद खून बहना बंद हो जाएगा 90%। तो ये आपके चैनल तो कभी इसके बारे में बताया नहीं कि मोदी जी की वजह से हुआ, बाकी सारे चैनल बता रहे हैं। तो इस पे क्या मतलब, क्यों ऐसा, आप क्यों एक तरफा बता रहे हैं? पहले तो मोदी जी ने राम मंदिर नहीं बनाया है, ठीक है। राम मंदिर बनाने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया कि वहां पर निर्माण या जो ये निर्णय था कि वहां पर मंदिर बनेगा, ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जरिए आया। ये निर्णय पिछले साल आया था। अब कहीं ना कहीं राम मंदिर बनाने की कोशिश की गई। आपने कहा कि उसके बाद शायद हिंदू मुस्लिम के बीच में जो बातचीत या जो परेशानी है वो बंद हो जाएगा। आप देखिए उसके बाद दिल्ली में दंगा हुआ, दिल्ली में कितना बड़ा दंगा हुआ। ये मंदिर बनने का जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया उसके बाद की बात कर रहा हूँ मैं। आप देखिए दिल्ली में कितना बड़ा दंगा हुआ, उसमें कौन लोग आगे थे, किस तरह से चीजें हुई। क्या मस्जिदों को नहीं जलाया गया दिल्ली में? आप जाके देखिए मस्जिद के ऊपर किस तरह के झंडे लगाए गए, किस तरह की बातें की गई, किस तरह से टारगेट किया गया। और बात जो आपने कहा कि दूसरे चैनल जो दिखा रहे हैं वो हम नहीं दिखा रहे, आप जाके देखिए कि बीजेपी के जो ट्विटर पेज है वहां पर भी एनडीटीवी की खबर हाल ही में उन्होंने शेयर की। दूसरे चैनल की खबर इसलिए वो शेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां पर रिया चक्रवर्ती को छोड़कर कुछ नहीं चल रहा है। और रही बात सरकार की तारीफ करने की, तो तारीफ करने के लिए सरकार के पास खुद का एक ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री होता है, जिनको बकायदा करोड़ों रुपए मिलते हैं सिर्फ तारीफ करने के लिए। अगर मीडिया में भी तारीफ ही करना होता तब मैं कोई पीआर एजेंसी ज्वाइन कर लेता, मीडिया ज्वाइन नहीं करता। मीडिया का काम है सवाल उठाना, चीजें किस तरह से बेहतर हो उस तरह से सवाल उठाना। और आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने इतनी चीजें बदल दी है, तो आप देखिए कि हम कौन सी चीजों पे बात कर रहे हैं और दूसरे चैनल कौन सी चीजों पे बात कर रहे हैं। आपने कहा कि वहां पर राम मंदिर के बारे में बताया जा रहा है, जो नहीं बताया जा रहा है वहां पर वो हम बता रहे हैं। वो है कि बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा बढ़ी है। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। जीडीपी पहली बार -23% तक गई है। ये लोगों को नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मेरे और आपके जीवन पर इसका असर पड़ेगा। महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, ये मैंने हाल ही में खबर की थी कि जनवरी से लेके जून तक 6 महीने में हर रोज प्रतिदिन औसतन 6 किसानों ने आत्महत्या की है। महाराष्ट्र में तो मोदी जी है नहीं, लेकिन सवाल तो उठा रहे हैं। ये सवाल भी कोई नहीं उठा रहा है। जो बाकी चैनल पर आप कह रहे हैं वो शायद प्रो बीजेपी हो या प्रो मोदी हो, तब उनको तो सवाल उठाना चाहिए किसानों के पक्ष में या फिर शिवसेना कांग्रेस एनसीपी के पक्ष में। वो ये भी सवाल नहीं उठा रहे क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि जनता के सवाल पूछे जाए। आज भी जो हम जा आज भी जो हम जा रहे हैं, ये कौन सा मैं मोदी जी से सवाल पूछ रहा हूँ, ये तो महाराष्ट्र सरकार, बीएमसी, मुंबई से सवाल पूछ रहा हूँ। मैं तो कवर भी मुंबई ज्यादा करता हूँ। गड्ढों के बारे में हम सवाल करते हैं, रेलवे के बारे में सवाल करते हैं, मजदूरों को जब सड़क पर छोड़ दिया था। आप बताइए कौन से चैनल ने कितना कवरेज दिया था? आप पूछिए, आप चेक कीजिए कहां कहां तक गए थे, लोगों ने क्या किया था। तो जरूर हम बीजेपी की तारीफ नहीं करते हैं, लेकिन आम आदमी की परेशानी हम बताते हैं। और अगर नजरिए की बात है, आप वो नजर से देखेंगे तो आप देखेंगे कि आम आदमी की बात शायद हमारी चैनल कर रहा है, सत्ता की बात शायद दूसरे चैनल कर रहे हैं। जी, और जी आप जो बोल रहे हैं वो मुझे मतलब समझ में आएगा नहीं आएगा पता नहीं, क्योंकि आप जो दिखाओगे वो मैं कंज्यूम करूंगा, वो शायद मेरे दिमाग में चलेगा। तो शायद ऐसा ही है, बहुत सारे व्यूअर्स के दिमाग में वही चल रहा है जो दूसरे न्यूज़ चैनल दिखा रहे हैं, या आपके व्यूअर्स को वही चल रहा है जो आपके न्यूज़ चैनल दिखा रहे हैं। नहीं नहीं, ये दिखाने की बात नहीं है। जब आपके पास नौकरी नहीं होगी, आप टीवी देखें ना देखें, आपका जेब तो खाली रहेगा ना। जब आपके पास पैसे नहीं होंगे, आप खाना नहीं खाओगे, आप भले टीवी देखो या ना देखो, आपको भूख तो लगेगी ना। उसका टीवी से लेना देना नहीं। हाँ, टीवी में आपको ऐसी चीजें दिखाई जाएंगी ताकि आप अपने जेब पर नजर ना डालें, आप अपनी नौकरी के बारे में ना पूछें,
कोरोना में आपने आपने देखा अस्पताल की हालत कितने खराब है, कितने वीडियो सामने हैं, कितने डिबेट हुए हैं इसके ऊपर, कितने चैनल में, आप वो भी पता लगा लीजिएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि चीजें कितनी होनी चाहिए थी, किस तरह से होनी चाहिए थी और किस तरह से हुई है। तो ये फर्क है। बिल्कुल हम जरूर लोगों की बात करते हैं जो हो रहा है, दूसरे लोग वो बात करते हैं ताकि इन मुद्दों पर ध्यान न जाए, मुद्दा भटकाने की कोशिश करते हैं, और वो लोगों पे डिपेंड करता है। और शायद इसलिए हमें कोई नहीं दिखता, या हमारी जो टीआरपी है वो कम होती है, अगर टीआरपी ही सब कुछ है, क्योंकि हम वो बात करते हैं जिसमें मसाला ना हो या एंटरटेनमेंट ना हो। फिर मैं जरूर कह सकता हूँ कि आम आदमी की बात हम रख रहे हैं, और इसलिए यहाँ पर काम करना पसंद है। और इसी आम आदमी की खबर करते हुए आप कहीं ना कहीं 30 से 40 परिवार वालों को स्मार्टफोन मिलेगा, वो एक बार फिर से पढ़ाई कर पाएंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, जब हम स्कूल में थे तो हमारे कई सारे एक दिन में कई सारे सब्जेक्ट होते थे, जैसे आधा घंटा मैथ्स, आधा घंटा हिस्ट्री, आधा घंटा साइंस। तो इसी तरह का पैटर्न न्यूज़ चैनल भी फॉलो करते थे। कभी क्राइम, आधे घंटे के बाद क्राइम के बाद इकोनॉमी। लेकिन आजकल वो सब नहीं दिख रहा है। आजकल लोग सुशांत के बारे में कम बात कर रहे हैं और रिया के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं। तो ऐसा क्या हो चुका है जो एनडीटीवी को छोड़ के बाकी सारे मीडिया पे भारी पड़ गया है? ऐसा नहीं है वो। देखिए, इस पर तो जो बड़े लेवल के लोग हैं, क्योंकि ये सारे डिसीजन बतौर रिपोर्टर कोई नहीं लेता। दूसरे चैनलों की मैं बात इसलिए भी नहीं कर सकता क्योंकि शायद उनको ये सही लगता हो। हाँ, मेरी चैनल की बात इसलिए मैं कर सकता हूँ, और मैं कहीं ना कहीं इसलिए भी मेरे चैनल, मेरा खुद का चैनल जो एनडीटीवी है जिसके लिए मैं काम करता हूँ, वो इसलिए भी पसंद है मुझे क्योंकि वो मुझे इस तरह की खबरें करने के प्रेशराइज नहीं करता है। मुझे इस तरह का प्रेशर नहीं करता कि आप एक गेट के बाहर खड़े रहिए और जो गाड़ी आएगा उस पर आपको बूम घुसाना है, लोगों से बात करना है और उनके पीछे जाना है, चीख चीख कर बात करना है। शायद उनके यहाँ पर ये सारी चीजें चलती होंगी, क्योंकि आप सड़क पे भी देखते हैं जब दो लोग झगड़ा करते हैं तब 100 लोग आकर उसे देखना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको वो सारी चीजें जानना पसंद है। मैं आपसे जब धीरे से या प्यार से बात कर रहा हूँ तो शायद लोगों को इंटरेस्ट नहीं आएगा। अगर इसी पॉडकास्ट में जब हम बात कर रहे हैं, शायद मैं 2 गाली दे दूं आपको या उल्टा सीधा कह दूं, तो आप देखिएगा कि व्यूवरशिप आपका किस तरह से चेंज हो जाएगा। क्योंकि लोगों को सिर्फ मसाला चाहिए, लेकिन ये याद रखना होगा कि मसाला आपके स्वास्थ्य को, आपकी जीभ को 1 दिन 2 दिन 10 दिन अच्छा लगेगा, लेकिन वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं। तो जो आप दूसरे जगह पे चीखना चिल्लाना देख रहे हैं, शायद अभी आपको एंटरटेनमेंट लगेगा, लेकिन वो ना ही आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ना ही लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए वो अच्छा है। जी बिल्कुल। लेकिन फिल्मी स्टोरीज क्यों नहीं करते आप? हमारे यहाँ पे एंटरटेनमेंट बीट ज़रूर है और उनकी ओर से किया भी जाता है, इस तरह की बातें नहीं है। लेकिन आप बताइए ना कि बतौर रिपोर्टर, अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर ये कह रहा हूँ कि जब बेरोजगारी दर इतना ज़्यादा है, लोगों को सड़कों पर छोड़ दिया गया है, फुटपाथ पर लोग आ चुके हैं, भूखमरी है, किसान आत्महत्या कर रहा है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, कोरोना के बीच में उनको परीक्षा देना पड़ रहा है, इसके बीच में फिल्मों की बात करना कितना सही होगा या ये सही है भी क्या? ऐसे सवाल हैं। तो प्रायोरिटीज हमको अपने अपने देख लेने चाहिए कि हर किसी की प्रायोरिटी क्या है। शायद मेरे प्रायोरिटी लिस्ट अलग होंगे, इसलिए मैं अलग तरह के खबरें करने की कोशिश करता हूँ। दूसरे लोगों की प्रायोरिटी अलग होगी, इसलिए वो अलग करते हैं। हर किसी की बीट होती है, ऐसी बात नहीं है। क्राइम बीट वाले क्राइम स्टोरीज करते हैं, जनरल बीट में मैं आता हूँ, हम जनरल स्टोरीज करते हैं, सिविक स्टोरीज करते हैं, ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी करते हैं। इस तरह की स्टोरीज किया करते हैं। अब लेकिन धीरे धीरे ये खत्म हो रहा है। अब केवल चिल्लाना चीखना या जो चैनल का एजेंडा होता है उसको किस तरह से बढ़ाया जाए, इस पर ज़्यादा फोकस होता है। लकीली ये हमारे यहाँ पर नहीं है, या मुझ पर इस तरह के दबाव अब तक नहीं बने, इसलिए मैं कहीं ना कहीं जो काम है वो कर पा रहा हूँ। जी बिल्कुल। अच्छा सोहित, मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि जब हम आपके लोकेलिटी से निकले थे तो आपको एक एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा था कि पाए लागू भैया। तो ये पाए लागू भैया मतलब हम अपने एल्डर्स को कहते हैं। हम्म। तो शायद ये कास्ट के बारे में था, शायद वो अपने को आपसे कम कास्ट में समझते। तो क्या है, मतलब ज़रा सा इस पे बात कीजिए आप। बिल्कुल, और ये बहुत ही डिस्टर्बिंग चीज़ें हैं। ये पहली बार नहीं है, आपने इससे पहले भी देखा होगा। मैं इस तरह की चीज़ें इग्नोर करता हूँ क्योंकि मैं नहीं मानता कि कास्ट, जात पात, धर्म और ये सारी चीज़ें, मेरा भरोसा नहीं है या मैं विश्वास नहीं करता हूँ। लेकिन आसपास बहुत सारे लोग हैं जो विश्वास करते हैं। अब वो मेरे से, आपने भी देखा कि किस तरह से बुजुर्ग थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पाया लागू, जिस तरह से कहते हैं पालागी, यूपी में कहा जाता है, वो कहा। वो इसलिए कहा क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं है। मैं ये बात
केवल यहाँ नहीं, गांव में भी जब मैं जाता हूँ मैंने वो डिस्क्रिमिनेशन देखा है कि अगर कोई मैं आपको बता दूं, एक बार हमारे गांव में एक पुलिस अधिकारी आया हुआ था, मेरे घर पे वो आए थे और वो नीचे बैठ रहे थे। मैंने कहा आप नीचे ना बैठे, आप साथ में बैठिए, मैं स्कूल में तब कॉलेज में पढ़ता था तब, लेकिन वो उन्होंने ना कहा। तब मुझे समझ में आया कि कास्ट का असर इतना ज्यादा है कि लोग जमीन पर बैठ रहे हैं वो नहीं बैठ रहे। मैं नहीं मानता ये बात, और कहीं ना कहीं जो लोग सुन रहे हैं उनको लगता भी होगा कि मैं इसलिए भी ये लग्जरी है कि मैं कह रहा हूँ कि मैं कास्ट की बात नहीं मानता, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं ब्राह्मण हूँ। शायद अगर मैं कोई दूसरे कास्ट में होता तो शायद मुझे फर्क पड़ता या मुझे पता चलता कि डिस्क्रिमिनेशन किस तरह से होता है। अब मैं इस कास्ट में पैदा हुआ हूँ, ये मेरा डिसीजन तो था नहीं। मैं बस ये कर सकता हूँ कि मैं व्यक्तिगत तौर पर इसको बढ़ाऊं नहीं, ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या जो चीज़ें हैं, और उसी के ऊपर फोकस हमेशा रहता है। मैं चाहूँगा कि दूसरे लोग भी ना करें, लेकिन ये इसकी शुरुआत भी आप देखेंगे तो ये पॉलिटिकली भी लोग जो है कास्ट वाइज वोट करते हैं, कास्ट वाइज कैंडिडेट चुनते हैं, कास्ट वाइज मुद्दा उठाते हैं। तो ये जो जात पात है ये बहुत अंदर तक घुस चुका है हमारे सिस्टम में। उम्मीद यही करता हूँ कि जो हमारी पीढ़ी है या जो आने वाली पीढ़ियाँ होंगी वो इससे उभरे। समय लगेगा लेकिन चीज़ें सुधरेंगी। अब जो बुजुर्ग हैं जो इसी के बीच में जिए हैं, तो उनसे इसके बारे में बात करना इसलिए भी मैं वेस्ट समझता हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने मेरे घर पर भी कई कोशिशें की है, गांव में भी कोशिश की है कि किस तरह से चीज़ों को बदला जाए, लेकिन नहीं बदलता। आपको एक बार बताऊं, मैं हाल ही में मुझे एक फ़ोन भी आया था और एक शख्स ने कहा था कि हम ब्राह्मण सभा से फ़ोन कर रहे हैं, हम आपका सम्मान करना चाहते हैं, आप अच्छा पत्रकारिता कर रहे हैं। मैंने उनसे वापस पूछा कि आप पत्रकारिता के लिए सम्मान कर रहे हैं या मैं ब्राह्मण हूँ और पत्रकार हूँ इसलिए आप सम्मान कर रहे हैं। उन्होंने कहा आप ब्राह्मण हैं और अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए सम्मान। मैंने उन्हें मना कर दिया, मैंने कहा आप मेरे कास्ट को देखकर अगर आप मेरे को अवार्ड दे रहे हैं तो प्लीज मत दीजिए। अगर ये अवार्ड आप मेरे काम को देखकर देते, भले मेरे सरनेम मिश्रा की जगह पर कोई और भी होता, अगर तब भी आप इसी तरह से करते, वो भले सिर्फ कास्ट की बात नहीं है, अगर मैं मिश्रा की जगह पर कोई मोहम्मद होता या कोई खान होता, तब भी अगर आप मेरे काम को देखते हो मेरे कास्ट को नहीं देखते, तब शायद मैं जाता और वो अवार्ड एक्सेप्ट करता। तो ये काफी बुरी बात है, और जैसे कि मैंने कहा उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में ये सारी चीजें खत्म हो। अगर हम इसे सम अप कर दें तो मुझे ये कहना सही होगा कि जिस चीज़ से आप लड़ रहे हो आप उसी का शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल, मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग आपको पता चलेगा ऐसा कि वो शिकार शिकार नहीं, लेकिन जिस तरह से पहले कहा कि जैसे मेरे माँ बाप हैं या और लोगों के माँ बाप हैं, वो उनका आधा से ज्यादा जो जीवन है, वो आधा से ज्यादा जवानी वो गांव में गुजारा है उन्होंने। तो उनके लिए जो सिस्टम था वो, उनके लिए वो सिस्टम अलग है। आप और मैं शहर में जब रहता हूँ, हमारा जो सिस्टम है, हमारा जीने का तरीका है, वो अलग है। तो शायद आप उनसे जब ये बात पूछेंगे तब वो आपको डिफेंड करते हुए नजर आएंगे कास्ट को, क्योंकि शायद उन्होंने वही उनको सही लगता था और उस समय वही था। ये उसी तरह की बात हो गई कि जो लोग अंग्रेजों के समय कहते थे कि नहीं नहीं अंग्रेज बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि आजादी नाम की भी कोई चीज होती है। नहीं, जब चीजें बदली तब चीजें अपने आप बदलने लगी। तो इसी तरह से उम्मीद है, और मैं ये वाकई उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में इस पे भी चीजें बदलेंगी और हालात सुधरेंगे और एक जो कास्ट सिस्टम है वो कहीं ना कहीं खत्म होगा। जी, इसी के साथ हम सेकंड वेन्यू पे पहुंच चुके हैं। सोहित अभी अपना स्टोरी कवर करेंगे। तब तक के लिए हम वेट करेंगे और जैसे ही सोहित फ्री होंगे हम इनसे फिर से बात करेंगे। तो शाम के 4:30 बज चुके हैं और हमने आज के दिन का दूसरा स्टोरी भी कवर कर लिया है। मैं बहुत खुश हूँ उन बच्चों के चेहरे पे मुस्कान देखकर। उन बच्चों को मोबाइल मिल चुका है, अब वो आगे पढ़ पाएंगी, जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगी। लेकिन सोहित मेरा एक सवाल है। जैसे कि मैं, आप, हम सब हर तरह का टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, हर प्रोडक्ट पे हम जीएसटी पे कर रहे हैं, यानी कि हम अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो अगर मुझ पर कोई मुसीबत आती है तो क्या मुझे आपके सामने हाथ फैलाना चाहिए या सोनू सूद के सामने हाथ फैलाना चाहिए? क्या करना चाहिए मुझे? क्या लगता है आपको? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, और आपने देखा होगा कि मैंने जो खबर भी किया उसमें यही सवाल उठाया कि कहीं ना कहीं ये काम प्रशासन को करना चाहिए। और हम एक गांव में आए, उस गांव की वजह से 5 गांव वालों को मदद मिली है, ये बड़ी खुशी की बात है। और ये बात मैं मानता हूँ कि अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं जर्नलिज्म जो करना चाहते थे वो जर्नलिज्म वही है जहाँ पर आप आम आदमी की बात रखे और वो हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं ये काम जो है वो प्रशासन को करना चाहिए, जो गवर्नमेंट में है उनको करना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट में जो बैठे हैं वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि लोग इसके नाम पर वोट नहीं करते। आप में से या आपके व्यूअर्स में से शायद ही कोई होगा जो इन्होंने
रोड्स के नाम पर या अच्छे हॉस्पिटल्स के नाम पर या जॉब्स के लिए या इकोनॉमी के बेसिस पे या जो नेता आपके इधर कैंडिडेट खड़ा है उसके एजुकेशन के बेसिस पे वोट किया हो। तो नेताओं को पता है कि इस चीज़ों से फर्क नहीं पड़ती और कहीं ना कहीं जो जनता है, जो लोग हैं वो भी अब जनता नहीं रहे, वो अब कॉम्प्रोमाइज में आ गए, वो एक तरह से डर गए कि साहब आप हमें सिर्फ जीने दीजिए, बस आप हमें मोबाइल नहीं देते, बस हमें स्कूल से ना निकाले। तो वो पहले से ही सरेंडर कर चुके हैं, वो इतना डर लोगों के बीच में बैठ चुका है। मैंने एक समय था जब मैं भी कॉलेज में था और अन्ना आंदोलन चल रहा था, जब हम सड़कों पर उतर गए थे, चीजें पूछ रहे थे, चीजें कर रहे थे, लेकिन अब चीजें बदल गई है, लोग डरते हैं और डर रहे हैं। तब अब क्या कहा जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये काम प्रशासन को करना चाहिए था। मैंने बिल्कुल कुछ नेताओं से अभी भी बात की है, क्योंकि अब वहां पर सिर्फ मोबाइल देना काम नहीं है, इंटरनेट लगवाना है, कई सारी चीजें करनी है, उसके लिए भी लगातार कोशिश जारी है और कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा जगह पे मदद पहुंचा सके। जी बिल्कुल, हम बस दुआ करते हैं कि सरकार इस पे कुछ कठोर कदम उठाए और बहुत सारे लोगों तक मदद पहुंचा सके, क्योंकि कई सारे लोग हैं जिनके पास अभी भी मोबाइल नहीं है। आप और आप सोहित मिश्रा या सोनू सूद कहाँ तक कितने लोगों को हेल्प कर सकते हैं। सोहित, आपके फ्रेंड्स के साथ बिहेवियर कैसा है? मतलब एनडीटीवी में जुड़ने से पहले आप कैसे थे, अभी वैसे ही है या कुछ बदलाव आया है आप में? बिहेवियर जो है उसके बारे में शायद मेरे दोस्त बता पाएंगे, मैं किस तरह से करता हूँ कि चेंज आया नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि चेंज ना आया हो। दोस्तों की बात करें तो मेरे दोस्त जो स्कूल और कॉलेज के समय से थे अभी भी उसी तरह से, और सबसे अच्छी खूबी जो मुझे लगती है वो ये है कि अगर आप मेरे इलाके में, आपने जिस तरह से देखा है कि मैं जब भी जाता हूँ किसी भी समय क्यों ना हो, आप स्ट्रेस फ्री रह सकते हो। आपको पता है कि वहाँ पे मस्ती होगा, लोग मिलेंगे, बातचीत करेंगे, मजाक करेंगे और बुरा मजाक नहीं करेंगे, यानी ऐसा मस्ती नहीं करेंगे कि किसी उससे किसी तीसरे को हानि पहुंचे। आपस में मस्ती मजाक करेंगे और घर चले जाएंगे, और ये काफी अच्छा दोस्त लोग जो है मेरे काफी अच्छे हैं। और ये जो दोस्त हैं, सबसे अच्छी बात यह है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता मैं टीवी पे आऊं या कोई और है जो घर पे बैठा है, या जो तीसरा दोस्त है वो कहीं बाहर विदेश में काम कर रहा है, या चौथा कहीं और है। वो हर किसी से उसी तरह से व्यवहार करते जिस तरह से वो पहले करते, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको उस समय से देखा है जब आप रोते होंगे, है ना, बचपन में आप इस तरह से नहीं रहे होंगे। उस समय से जब ये लोग देखते हैं, आपके दोस्त आपको तब से देते हैं, आप उनके सामने उस तरह का स्वैग या उस तरह की जो बातें हैं आपको भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपको तब से देखा है जब आप कुछ नहीं थे या आपको कोई नहीं जानता था, आपके सिर्फ वही चार दोस्त थे। तो ये दोस्तों की अगर बात करें वो अच्छी बात है कि उनके बिहेवियर में बदलाव नहीं आया है। अभी भी मैं जाता हूँ तो उसी तरह से हम मस्ती करते हैं, वो मस्ती करते हैं, चीजें हम जाते हैं दुकान पर, कभी बैठते हैं कहीं ना कहीं और भी जगह पे, अगर जाना होगा तो साथ में जाते हैं। तो ये सारी चीजें चलती रहती है और काफी अच्छा लगता है। यही कॉलेज की भी अगर बात करूँ, मेरे जो सोमया कॉलेज में मैं था, वहाँ के भी जो दोस्त हैं वो इसी तरह से हैं। और लगातार हम कोशिश करते रहते हैं मिलने का, जरूर पहले जैसा ना ही मिल पाते हैं, पहले जैसा ना ही खेल पाते हैं, लेकिन यही जब जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो ऐसे ऐसे ये सारी चीजें कम होती हैं। लेकिन अब भी कोशिश होती है, मजा करें, वो जो बचपना था वो कभी नहीं खोना चाहते हैं और उसके लिए कोशिश लगातार जारी है। जी बिल्कुल। सोहित, मैं आपसे थोड़ा सा और पर्सनल चीज़ें पूछना चाहूँगा। मुझे जानना है कि आपके व्हाट्सएप में सबसे फनी व्हाट्सएप ग्रुप का नाम क्या है? बहुत सारे हैं, हमने हमारे इलाके के नाम पर भी व्हाट्सएप का ग्रुप रख रखा है। जहाँ पे मैं रहता था, मैं नाम तो नहीं लूंगा मेरे इलाके का, लेकिन उस इलाके का नाम पे भी व्हाट्सएप का ग्रुप रखा है। फिर मेरा जो कॉलेज का ग्रुप है, अगर आप लोग WWE देखते थे तो वहाँ पर नेक्सस और जो बाकी ऐसे ग्रुप्स होते थे, वो आते थे और पहले वी द पीपल कहते थे, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के तीन शुरुआती अक्षर हैं। तो उसी के नाम पर हमारा कॉलेज का ग्रुप भी है। और इस तरह के अलग अलग ग्रुप है जिसमें मस्ती मजाक होता रहता है। तो काफी सारे ऐसे फनी ग्रुप्स में मैं हूँ, जहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा एक रिपोर्टर्स के कुछ लोगों के, हम जो रिपोर्टर्स है उनका ग्रुप भी है, जहाँ पर हम आपस में मस्ती मजाक करते हैं। जो सीनियर बॉसेस होते हैं उनके बारे में अगर किसी को कभी कुछ कहना होता है, आपस में कुछ शेयर करना होता है, वो सारी चीजें करते हैं। तो ऐसे अलग अलग ग्रुप्स हैं जिसमें केवल दिल बहलाने के लिए, काम करने के लिए नहीं है, मस्ती मजाक करने के लिए, ऐसे ग्रुप्स में हूँ मैं। काफी लकी मानता हूँ अपने आप को कि इस तरह से मेरा ग्रुप जो है, जीवन भी उस तरह से रहा है कि हंसी मजाक के साथ बीत रहा है, मोबाइल पर भी उसी तरह से रहा है, दोस्त भी उसी तरह से मिले हैं। बिल्कुल, एक नया चेहरा देखने मिलेगा हमारे सोहित भाई का। वरना तो बहुत ही सीरियस सीरियस किस्म की जर्नलिज्म करते हैं। सोहित, जब मैं आपका ट्विटर अकाउंट चेक कर रहा था तो मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोगों ने ये लिखा था कि आप एक कम्युनिटी के सपोर्ट करते हैं।
तो क्या आप सच में सपोर्ट करते हैं या ऐसा हो गया है आपका वो फर्स्ट? नहीं नहीं, मैं कहता हूँ आप जो कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये आरोप मेरे पे लगता है कि मैं प्रो मुस्लिम बातें ज़्यादा लिखता हूँ। अगर ऐसा होता तो मैं ईश्वर कन्नूर को पॉडकास्ट में नहीं आता, मैं किसी मुस्लिम के पॉडकास्ट में आता। और ये सारी चीज़ें मैं सोचता भी नहीं हूँ, और ना ही इस तरह से कभी काम किया है। ज़रूर उन अगर किसी पर अत्याचार हो रहा है तो उस पर सवाल उठाना चाहिए। और अगर आप देखेंगे, आप देखिए मॉब लिंचिंग में अधिकांश टाइम अधिकांश बार किसको मारा जा रहा है। या अब तबलीगी जमात की जब बात आई थी, तब आपने कितना बताया था कि तबलीगी जमात यहाँ घूम रहा है, वहाँ घूम रहा है, लेकिन गणेशोत्सव में मैंने इसी तरह से बताया कि दादर में किस तरह से लोग घूम रहे हैं। तब किसी ने कुछ नहीं कहा, तब कोई चैनल में उस पर डिबेट नहीं हुआ। बड़े पैमाने पर लोग बाहर थे, तब किसी ने कुछ नहीं कहा। तो ये जो दोगलापन है, मैं उसके खिलाफ हूँ। और हमेशा जो जिसकी आवाज़ कम रहती है, जो माइनॉरिटी में रहती है, उसके पक्ष में लोगों को बोलना चाहिए या बताना चाहिए कि क्या गलत हो रहा है। और वो मैं करता रहूँगा, माइनॉरिटी में कोई भी क्यों ना हो। किसी दिन कोई और माइनॉरिटी में आ जाएगा तो उन पर इसी तरह से होगा, तो वो भी कहेंगे। अब भी कह रहे हैं, जब भी ऐसी चीज़ें बदले। अब जो हम आरे में थे, ये जो आदिवासी हैं, इनमें से कितने लोग माइनॉरिटी हैं? नहीं है। लेकिन जो आदिवासी हैं, ये खुद भी एक माइनॉरिटी हैं। आप समझ रहे हैं? उनसे उनके बारे में कोई पूछने को तैयार नहीं है, उनके बारे में कोई बताने को तैयार नहीं, किसी को उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। मुंबई के बीचों बीच ऐसे लोग हैं जो खेती करके गुज़ारा कर रहे हैं, जिनके पास फ़ोन नहीं है। तो ये तो मैं कास्ट या फिर कम्युनिटी देखकर तो नहीं करता। लेकिन ठीक है, जिनको आरोप लगाना है वो वही लोग हैं जिनको सिर्फ़ कास्ट और कम्युनिटी दिखता है, लोग नहीं दिखते हैं। और मैं बस उम्मीद करता हूँ कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएँ। अच्छा, जो जो आपसे सवाल पूछते हैं आप उन्हें ये तो नहीं कहते कि मैंने जवाब दे दिया है? नहीं, नहीं, ये नहीं कहता, क्योंकि ये अगर मस्ती मज़ाक होता है तो बिल्कुल कहते हैं, लेकिन वो जवाब देने की कोशिश करते हैं। आपने भी देखा होगा कि आपने जो पूछा हर चीज़ का जवाब देते हैं। जब लगेगा कि नहीं है तब शायद मैं आपको कहूँगा मैंने आपको जवाब दे दिया। नहीं, वो मतलब क्या हुआ था मुझे आप बता सकते हो, मतलब बिना उनके नाम लिए? वैसे तो उनका नाम अब तो सबको पता चल ही गया होगा, लेकिन फिर भी आप बिना नाम लिए आप इसके बारे में थोड़ा सा अ, तो बेसिकली ये समय था सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट देश भर में चल रहा था, जनवरी 2020 की ये बात है। और ये खबर मैंने पढ़ी थी कि एक स्कूल में 12 13 14 साल के बच्चों को ये बताया गया कि जो सीए एनआरसी का विरोध कर रहे हैं वो देश विरोधी हैं, पाकिस्तान प्रेमी हैं, वो देश के गद्दार हैं। और अगले दिन जब मैं गया था ये रिपोर्ट करने वहां पर कि भाई इस तरह से आप छोटे बच्चों को आप, और बकायदा स्कूल में अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को बुलाते हैं तो किस तरह से गलत। तो हम वहाँ पे पहुँचे थे, तो वहाँ पर आप जिनकी बात करें किरीट सोमैया की, वो वहाँ पर आए थे और वो सपोर्ट कर रहे थे इस चीज़ का कि बच्चों को इस तरह से जो भी हुआ वो सही हुआ, उसमें कुछ गलत नहीं है। मैं जब मीडिया के कुछ लोग थे तो उन्होंने एक भी सवाल नहीं लिया और वो अपनी बात रखकर जाने लगे। मुझे कुछ सवाल पूछना था, मैं गया उनके पास, सवाल पूछा। और अगर आप देखिए उसमें ही मैंने उनसे कहा है कि सर आपने इन सारी चीज़ों का जवाब नहीं दिया है। और ये भी कहा कि सर अगर ये इसी तरह से टीवी पर जाएगा जिसमें आप केवल एक ही चीज़ बार बार दोहरा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन उन्होंने इसे शायद सीरियसली नहीं लिया, या उनको लगा कि ये टीवी पर नहीं चलेगा। उसी समय बाकी लोग जो हमारे दोस्त थे, दूसरे साथी पत्रकार, उन्होंने सवाल पूछना ज़रूरी शायद नहीं समझा होगा। और इसी के बीच में मैंने कुछ सवाल पूछे, सवाल पूछते गया मैं, वो जवाब देते गए, और उसी बाद ये सारी चीज़ जो है एक वायरल हो गई। और जैसा कि मैंने कहा, जो सत्ता में है या जो इस तरह की चीज़ें करता है उससे सवाल पूछना हमारा कर्तव्य है। और मैंने उस तरह के सवाल पूछे। हालांकि मैं चाहता था कि वो जवाब दें। अगर आप किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हो तो आपको बताना चाहिए आप क्यों कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो। आप आओगे, आप एक पब्लिक फिगर हो, और उसके बाद आप इस तरह से सवाल नहीं लोगे और केवल जो आपको कहना है वो कह के जाओगे, तो वो कहीं ना कहीं गलत है। और उसी के बाद ये सारी चीज़ें हुई। बिल्कुल। तो क्या ये आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था? नहीं, मैं आपको बताऊँगा सबसे पहली बार मुझे क्यों कब लगा था कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें ये वायरल हो जाती हैं ईश्वर, ये आपको समझना होगा। ये एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है, जर्नलिज्म के लिए पता नहीं, क्योंकि उससे कुछ किसी को हासिल तो हो नहीं रहा है ना। रवीश जी के साथ जब मैंने जॉइन किया था यानी एनडीटीवी, तब रवीश जी ने यूनिवर्सिटी सीरीज़ की शुरुआत की थी। तब हमने कॉलेजेस, स्कूल के सवाल उठाए थे, वहाँ के हालात के सवाल उठाए थे, और वहाँ पर जब कुछ बदलाव आया था, या फिर नौकरी सीरीज़ में जब कुछ लोगों को रोजगार मिला था, सैकड़ों लोगों को जो नौकरी नहीं मिल रही थी, हमारे रिपोर्टिंग के बाद मिला था रवीश जी की वजह से। तब मुझे लगा था कि वो टर्निंग पॉइंट था। हालांकि तब मैं शायद वायरल नहीं हुआ था, या वो खबर जिस तरह से लोगों को देखनी चाहिए थी उस तरह से लोगों ने नहीं देखा। जैसे कि मैंने कहा था आपको कि लोगों को केवल मसाला चीज देखना ज्यादा पसंद है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं खुशी हुई थी जिस तरह से आज हो रही है,
जब 31 लोगों को, 31 बच्चों को फ़ोन मिला है, तो आप सोचिए कि 31 परिवार जो हैं, उनकी जो पीढ़ी बर्बाद हो रही थी, वो पीढ़ी कहीं न कहीं बच गई है। कहीं न कहीं उनको एक सहारा मिला है कि वो पढ़ाई शुरू रखें। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। हाँ, वो किरीट सोमैया वाले इंसिडेंट की वजह से मैं वायरल हो गया, मीम बन चुका मेरे नाम पर, अभी भी कई जगहों पे मीम बन जाते हैं। तो ये वायरल चीज़ों से आप मीम मटेरियल ज़रूर बन जाते हैं, लेकिन ये आपके करियर में इसे टर्निंग पॉइंट नहीं कहा जा सकता। जी। सोहित, आपसे बात करने से पहले मैंने आपके क्लोज फ्रेंड से भी बात किया था, तो मुझे समझ में आ गया था कि आप लॉकडाउन में अपने एंड से भी हेल्प कर रहे थे लोगों को। आप तो मुझे मुझे पता है कि आप अमाउंट नहीं बताओगे, लेकिन फिर भी आप उसके पीछे का मतलब मुझे ये बताइए कि क्या रीज़न था आपको हेल्प करना पड़ा और क्या था ये? जैसा कि मैंने कहा कि हेल्प करने के पीछे का रीज़न कुछ नहीं था। कहीं न कहीं जैसे मैंने कहा कि हमने भी शुरुआत इसी तरह से चाय बेचकर और दूध दे कर के ही है। तो अगर इस समय मैं और मेरे भाई काम नहीं कर रहे होते या हम छोटे होते जब इतने पैसे नहीं थे और इस तरह के हालात हुए होते तो शायद उस सड़क पर हम भी चल रहे होते, है ना? जिस तरह से बाकी लोग चल रहे हैं। ये सब वो लोग हैं जो अपने भविष्य को या अपने परिवार को सुधारने के लिए अपने गाँव, देश को छोड़कर वो बड़े-बड़े शहरों में आते हैं। तो मैं कहीं न कहीं उससे कंपैरिज़न अपने आप का करता था कि अगर मैं होता तो क्या मैं इतना चल पाता? इतने छोटे-छोटे बच्चों को चलते हुए देखा और आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपसे जितना बनता था उतना आप करने की कोशिश करते हैं और केवल मैं नहीं, आपको मैं बता दूँ, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे पत्रकारों ने, जिन्होंने चाहा नहीं कि उनका नाम सामने आए, उन्होंने मुझे पैसे भेजे, बोला आपको जो खरीदना है आप खरीदिए। हमने बिस्किट्स, पानी, कई सारी चीज़ों की व्यवस्था करने की कोशिश की। बहुत सारे लोगों को गाँव पहुँचाने की कोशिश की, कुछ लोगों को पैसे देने की कोशिश की। लेकिन ये केवल मैंने कुछ नहीं किया, ये बहुत सारे लोगों का जो प्यार था, उसके वजह से ये सारी चीज़ें हुई। और जैसा कि मैंने कहा, मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि अभी भी ऐसे कई परिवार हैं जो अगर उनके घर पे कमाने वाला नहीं हो तो शायद वो भी सड़क पे ही हैं। और अभी आप देखिए कोरोना काल में वही हो रहा है। आप देखिए राशन की दुकान पर जाइए, आपको पता चलेगा कि पहले जो लोग राशन की दुकान पर नहीं जाते थे, अब वहाँ पर इतनी भीड़ होती है और ज़्यादा लोग जा रहे हैं, क्योंकि हालात खत्म होते खराब होते जा रहे हैं, आपकी सेविंग्स खत्म होती जा रही है, पैसे लोगों के पास नहीं बचे हैं। तो आप इस बीच में जितने लोगों की मदद कर सकते हो वो आप करने की कोशिश करते हैं। शायद इसी तरह से जो लोगों ने आज फ़ोन भी दिया, सोनू सूद के अलावा भी जो बाकी लोगों ने आरे के बच्चों के लिए, वो भी वही सोच रहे होंगे, शायद वो कनेक्ट कर पाते होंगे या उन्होंने भी इस तरह के हालात अपने वश में नहीं देखा होगा और इसलिए जब अभी हालात सुधर रहे हैं, तो वो अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। अभी हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है? और जैसे आपने बताया कि गणपति के लिए जा रहे हैं, लेकिन डेस्टिनेशन क्या है हमारा? पहले अभी ये जो आपके सामने मैंने स्क्रिप्ट लिखा, ये स्क्रिप्ट की चेकिंग की जाएगी, जो आरे वाली स्टोरी हमने की है। फिर उसके बाद उसके ऊपर हम वॉइस ओवर देंगे, वो सारी चीज़ें भेजने के बाद हम जा रहे हैं शिवाजी पार्क, क्योंकि गणेशोत्सव का आखिरी दिन है, हम कोशिश करेंगे वहाँ पर। हालाँकि अभी भी दिन का समय है, तो पता नहीं कितने लोग होंगे, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि जाएँ, देखें वहाँ पर किस तरह के विसर्जन के क्या हालात हैं और उस हालात पर भी एक आधी स्टोरी करेंगे और वो करनी भी चाहिए। तो अगली अभी हम आरे से निकल कर दादर की तरफ जाएँ। जी, ठीक है। जैसे कि सोहित ने बताया कि अभी वो स्क्रिप्ट लिखेंगे, वॉइस ओवर देंगे, तो इसका मतलब ये है कि 4 मिनट की वीडियो के लिए 4 घंटे भी जाते हैं कभी-कभी। बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको कोई वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँच सके। अभी हम गाड़ी में बैठने वाले हैं, फिर हम आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। सोहित, तो आपके फेक फॉलोअर्स कितने हैं? हाँ, काश मुझे पता होता। फेक फॉलोअर्स पता नहीं, हो मेरे तो नहीं हैं। फेक फॉलोअर्स उनके होते हैं जिनको ज़रूरत पड़ती है, मुझे वाकई में ज़रूरत नहीं है। ट्विटर एक अच्छा माध्यम है अपनी चीज़ों को आगे ले जाने के लिए और उसकी कोशिश करता हूँ। जिस तरह से ये ट्वीट किया तो उसके ऊपर कई सारे व्यूअर्स थे जिन्होंने देखा और रिवर्ट किया कि वो मदद करना चाहते हैं। इस तरह से हमने मोहम्मद जावेद का स्टोरी किया था, लोगों ने रिवर्ट किया और उनके परिवार वालों को 12 लाख रुपए मिला। तो अगर सोशल मीडिया का ढंग से फॉलो किया जाए या उसका सही से उपयोग किया जाए तो बहुत लोगों की मदद हो सकती है। ये बात आपको सोनू सूद के भी कई सारे ट्वीट से भी पता चल जाएगा। तो फेक फॉलोअर या कितने फॉलोअर है ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप उसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं ये ज़्यादा ज़रूरी है। जी, बिल्कुल। फेक फॉलोअर, पेड फॉलोअर से मुझे याद आ रहा है कि जैसे शाहरुख हो गए, अक्षय कुमार हो गए, जो जो कार्यक्रम के बीच में आके कुछ बेचते हैं हमें, बिस्किट बेचते हैं, साबुन बेचते हैं, और मुझे पता होता है कि वो बेच रहे हैं और मुझे खरीदना है या नहीं खरीदना है वो मेरे पे डिपेंड है। तो मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि
आप जैसे जर्नलिस्ट भी मुझे कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, जैसे आइडियोलॉजी बेच रहे हैं, आपकी एक अलग आइडियोलॉजी बेचने का आपने ठेका लेके रखा है, और दूसरों ने अलग आइडियोलॉजी बेचने का ठेका लेके रखा नहीं, है। लेकिन आइडियोलॉजी कहाँ है? अगर सड़क पे गड्ढे हैं तो इसमें आइडियोलॉजी कहाँ पर आता है? अगर बेरोजगारी है तो इसमें आइडियोलॉजी कहाँ पर आता है? अगर बच्चों के पास पढ़ने के लिए किताब नहीं है, मोबाइल नहीं है, स्कूल के हालात खराब है, यूनिवर्सिटी बेकार हो चुके हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और इस पर हम सरकार से सवाल पूछते तो हम आपको आइडियोलॉजी नहीं दे रहे हैं। आइडियोलॉजी वो होता, हम कहते हैं कि एक अच्छा है और एक बुरा है। इसमें तो हम जो भी हो, हम हर किसी की बात उठा रहे हैं। तो आइडियोलॉजी बेचने की कोशिश हम तो नहीं कर रहे हैं। बाकी लोगों के बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं और मेरा चैनल के बात अगर करूँ तो हम आइडियोलॉजी नहीं बेच रहे हैं, हम सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि अगर आपके घर में नौकरी नहीं है और वो मैं बता रहा हूँ, तो ये कौन सा आइडियोलॉजी का है कि आपके पास नौकरी नहीं होना चाहिए? ऐसा कौन सा आइडियोलॉजी जो कहता है कि आप गरीब रहना चाहिए? और ये अभी से तो नहीं कर रहे हैं, है ना। 2014 के पहले आप देख लीजिए एनडीटीवी में किस तरह की खबरें हुई हैं। इसी तरह की खबरें उससे पहले भी की गई है, इसी तरह से सवाल उससे पहले भी किया गया है। शायद पहले ज़्यादा लोग नहीं देखते होंगे, या लोगों को तब परेशानी नहीं होती होगी कि ये प्रशासन से सवाल क्यों पूछ रहे हैं आप, परेशानी होती होगी। लेकिन आइडियोलॉजी बेचने का जहाँ तक बात है, हम आइडियोलॉजी नहीं बेच रहे हैं। ज़मीनी स्तर पर जो हालात है वो बता रहे हैं, और जो सत्ता में है उनसे सवाल पूछ रहे हैं, जो ताकतवर है उनसे सवाल पूछ रहे हैं, जो विपक्ष में है या जो गरीब है उससे नहीं। जी बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोग इससे सहमत हो। अब अब होंगे नहीं होंगे उनके ऊपर है। लेकिन अभी जैसे आज 11वां दिन है, गणपति का विसर्जन है, लेकिन उतना चहल पहल दिख नहीं रहा है कोई। आप कितना टाइम अभी वेट करने वाले हो गणपति जी के विसर्जन के लिए? कुछ समय रुकेंगे, क्योंकि आप जैसे आपने देखा हम सुबह 5 बजे से निकले हैं, तो मेरे वीडियो जर्नलिस्ट जो हैं वो भी निकले हैं, लगभग 12 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। तो अगर नहीं हुआ तब फिर हम निकल जाएंगे थोड़े समय में, क्योंकि बाकी चीज़ें वरना अटक जाएंगी। चीज़ें हमें ऑफिस में देना है, एडिटिंग जो है स्टोरी की वो होनी है, तो कई सारी चीज़ें एक दिन में एक रिपोर्टर को करना पड़ता है। तो इसलिए हम कुछ समय में निकल जाएंगे, क्योंकि अगर आराम नहीं करेंगे तो अगले दिन वापस भी काम करना है। इस बीच अगर कोई ब्रेकिंग हो गई तो उसका भी ख्याल रखना है। तो उस हिसाब से आपको अपने बॉडी को भी उतना आराम देना ज़रूरी होता है कि आप ये सारी चीज़ें कर सकें। अगर कोई कुछ हैपनिंग होगा तो ज़रूर करेंगे, वरना भी हम निकल जाएंगे। अगर मैं न्यूज़ चैनल में होता तो शायद ये लिखता कि सोहित को नहीं मिली बापा का आशीर्वाद। ये बप्पा का आशीर्वाद तो मैं पहले दिन भी ले चुका हूँ, उससे पहले भी लेता रहता हूँ। सिद्धिविनायक में जब जिस दिन मंदिर बंद किया गया था, बहुत कम लोगों को ये पता है कि वहाँ पर कुछ जर्नलिस्ट ही मौजूद थे, और ये रिपोर्टिंग हम लोग कर रहे थे कि मंदिर बंद हो रहा है। उस समय वहाँ पर हमने पूजा भी किया था, पूजा पाठ भी की थी, आरती भी किया था। और ये सोशल मीडिया के लिए नहीं किया था, ये बताने के लिए कि मैं हिंदू हूँ या नहीं हूँ, और आज तक किसी को पता भी नहीं है। क्योंकि वो सब चीज़ों के हम फोटो खींच कर नहीं डालते हैं, बताने के लिए। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप अपने पास रखते हैं और दिखावे के लिए नहीं करते हैं। तो तब भी हम गए थे, तो बप्पा का आशीर्वाद कोरोना का पहले से भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। जी सोहित, बिल्कुल बापा का आशीर्वाद सबके साथ रहेगा। सोहित, हमें घर से निकल के लगभग 12 घंटे हो चुके हैं, और आपने शुरुआत से ही ओला रेंटल करी थी। अब जब मैं देख रहा हूँ तो ओला का चार्जेस लगभग 2,975 रुपये तक जा रहा है। तो मुझे ये जानना है कि क्या हर दिन और हर स्टोरी पे आपको इतना ही खर्चा आता है, और क्या यही रीज़न है कि दूसरे न्यूज़ चैनल्स ग्रीन स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन दे के न्यूज़ बता देते हैं, जैसे किसी एक्ट्रेस के बाथटब में अगर मौत हो गई है तो वो पूरा प्रेजेंटेशन स्टूडियो में दिखा के उस पर 2 घंटे न्यूज़ चला के वो अपनी यही सब वो अपने सारे खर्च बचा रहे हैं? क्या है, मतलब एग्जैक्टली क्या है, आप बताइए सर। नहीं, ये चीजें इसलिए भी की जाती हैं क्योंकि बाकी चीजों में खर्च लगता है। अब आप देखिए, हमने 3 सिंपल स्टोरीज करने की कोशिश की, जेई नीट, आरए और गणेश उत्सव की स्टोरी। आमतौर पर ऑफिस की गाड़ियां होती हैं, लेकिन आज कुछ दूसरी जगहों पर गाड़ियां गई है, इसलिए रेंटल किया गया। लेकिन किसी भी कहानी को लाने के लिए आप सोचिए, एक कैमरा पर्सन को अपने घर से आना है, एक रिपोर्टर को अपने घर से आना है, इक्विपमेंट लाना है, फिर गाड़ी से दूसरे जगह पे जाना है, वहां पर पूरी स्टोरी शूट करनी है, फिर उसको उस तरह से रिकॉर्ड करना है, फिर उसको लेके आना है, उसको ऑफिस भेजना है, फिर वहाँ पे एडिटर उस स्टोरी को लेगा, आप स्क्रिप्ट लिखेंगे, फिर उस स्टोरी की चेकिंग की जाएगी, फिर उस हिसाब से 2 लोग मिलकर उस स्टोरी को काटेंगे, प्रोड्यूसर उसे देखेगा, उसके बाद उसे एमसीआर पीसीआर में भेजा जाएगा, जिसके बाद उसको ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, जिसे एक एंकर पढ़ेगा। एक 2 मिनट की स्टोरी के पीछे इतनी सारी मेहनत लगती है। तो अगर आप एक जगह पे खड़े रहकर चीखते चिल्लाते हैं और आपका समय जाता है और आपका पैसा भी बचता है, तो आसान तरीका है जर्नलिज्म करने का, और वही बहुत सारे लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। लकीली मुझे रिपोर्टिंग पसंद है और मेरा चैनल ये करने देता है। बहुत कम चैनल है जहाँ पर रिपोर्टर्स को इस तरह से
काम करने मिलता है जिस तरह से यहाँ पर करने मिलता है, और इसलिए करने भी मजा आता है। और ये भी एक कारण है, आप समझिए, क्योंकि ये है एक बिजनेस। तो बिजनेस में जिस तरह से चीजें होंगी उस तरह से लोग देखेंगे। तो आप जिस तरह से दिखाएंगे उस तरह से लोग देखेंगे। आप पैसा बचाना चाहते हैं, आप खबर करना चाहते हैं, वो आपके मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। कोई ऐसी किताब जो आपने पढ़ी हो रिसेंटली या आपको दिल को छू गई हो और जिससे आप प्रेरित हुए हो, उसके बारे में अगर आप बताना चाहोगे तो प्लीज़ बताइए। दो किताबें हैं। एक भगत सिंह की ही किताब है, मैं नास्तिक क्यों हूँ। वो किताब से काफ़ी कुछ समझ में आया, और दूसरी भी भगत सिंह से ही जुड़ी हुई किताबें हैं। वो है भगत सिंह की डायरी, जो उन्होंने जेल में लिखी थी। ये जो 2 किताबें हैं, इसमें इतनी सारी चीज़ें पता चलती हैं। एक 23 साल तक ही जीवित रहने वाला व्यक्ति कितना आगे तक का सोच सकता है, वो भी कम से कम आज से 100 साल पहले। ये सारी चीज़ें काफ़ी मुझे प्रेरणादायक लगती हैं, और उससे काफ़ी कुछ सीखने की कोशिश लगातार करता हूँ। तो ये 2 किताबें हैं जो मुझे काफ़ी पसंद हैं। सुमित, आपके हिसाब से एनडीटीवी के अलावा और कौन से 2 न्यूज़ चैनल हैं जो देखने लायक है? बहुत सारे डिजिटल वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं। अगर आप मीडिया स्टूडेंट हैं या नहीं हैं, आपको इंडियन एक्सप्रेस हर रोज़ पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें जिस तरह से खबरें आती हैं वो कहीं और नहीं आती हैं। आप क्विंट देख लीजिए, स्क्रोल देख लीजिए, वायर देख लीजिए, ये सारे जो वेबसाइट्स हैं, जो डिजिटली आप अभी देख लीजिए। समदीश जो करते हैं स्कूप वूप अनस्क्रिप्टेड के लिए, बाकी लोग हैं जो द प्रिंट के लिए करते हैं या बाकी सारी चीज़ों के लिए करते हैं। अभी कई सारी चीज़ें खुल रही हैं। टीवी में पता नहीं, कई सारे अच्छे भी हैं, कुछ जगह बुरे भी हैं, लेकिन नए जो चीज़ें आ रही हैं, जो नया तरीका आ रहा है कम्युनिकेशन का, वो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा हो रहा है। और जो आम आदमी है वो उससे कनेक्ट भी कर पा रहा है। इसलिए तो आप देखेंगे कि डिजिटली चीज़ें बदल रही है, डिजिटल तरीके से भी चीज़ों को किया जा रहा है, वही करने की कोशिश कहीं ना कहीं हम भी कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। अब हम आज का दिन एंड करते हैं। बस एक आपसे लास्ट सवाल है और एक ही वर्ड में मैं 1 या 2 वर्ड में आपसे जवाब जानना चाहूँगा ताकि आप ज़्यादा बात करके हमें गुमराह ना कर सकें। जो आपके हाथ में जो माइक है, वो आपके लिए क्या है? ये लाल माइक मेरा सपना है। ये लाल माइक मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये लाल माइक ही वो चीज़ है जिसकी वजह से लोग मुझसे प्यार करते हैं, या इस लाल माइक को देखकर कई सारे लोगों को भरोसा होता है कि अब भी कहीं पर कुछ लोग हैं जो हमारी बातें कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जीवन का प्यार आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं। ये लाल माइक वही है। जी सोहित, आप और आपका ये लाल माइक जो आपका सपना है, जो आपका प्यार है, जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप दोनों ने मिलकर बहुत लोगों की मदद की है, बहुत लोगों की ज़िंदगी ट्रैक पर लाई है और मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसा करते रहेंगे। इस इंटरव्यू के बाद मुझे ये भी समझ आ चुका है कि ऐसे सारे महत्वपूर्ण मुद्दों को सोहित संभाल लेंगे और सोहित को ऊपर वाला ईश्वर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि असली जर्नलिज्म क्या होता है। अगर आपको सोहित से कुछ प्रश्न पूछना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स का यूज़ कीजिए। मैं आपके सारे प्रश्नों को सोहित तक पहुँचाऊँगा, उनसे जवाब लूँगा और आपको रिप्लाई दूँगा। तब तक के लिए लव एंड पीस।